नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कोरोना संकट के बीच 29 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ना हम रुकेंगे और ना ही भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। राष्ट्रपति ने सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों पर संतोष जताया। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई हैं। आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान से केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने और देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार और सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ अधिकार और भी ज्यादा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये दिखाया है कि नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हो तो बदलाव लाया जा सकता है। इन वर्षों में सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ वो अभूतपूर्व है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया और कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के दीवारों ने जो सपने देखे उन सपनों को पूरा करने के लिए देश के सामने एक सुनहरा अवसर है। देश एकजुट है और इस तरफ जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है आज राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उसके जो क्या मुख्य विषय रहे, किस तरीके से सरकार का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, इस तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं जुड़ गए हैं। आइए मैं उनका आपसे तारुफ करवा दूं। मेरे साथ हितेश शंकर हैं, संपादक हैं पांचजन्य के। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही शेखर अय्यर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत। शेखर अय्यर जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आज राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उसको आप सरकार के रिपोर्ट कार्ड के रूप में किस तरीके से देख रहे हैं? अमृता जी, पिछले 1 साल से जो चुनौतियां हमारे देश देख रहा है, जिस तरह सरकार उसको चैलेंज को ये कर रही है जी। और उस चैलेंजेस में जो सबसे ज्यादा जो चैलेंज है जो कृषि क्षेत्र को लेकर है, ये किसान के नाम पे जो आंदोलन होने से पहले ही जो क्राइसिस रहा है कृषि क्षेत्र पे, उसको मुकाबले करने के लिए जो जो कदम लिए गए, जब से इकोनॉमी की स्लोडाउन की बात हुई, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस की फिर बात चली, तो उस पीरियड में जो कृषि क्षेत्र ही एकमात्र क्षेत्र था जो पीछे नहीं रहा। फिर भी सरकार ने सोचा कि अगर देश आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा ध्यान कृषि क्षेत्र को देना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब अगस्त महीना में कई पैकेजेस घोषणा की गई कि कैसे हम इकोनॉमी को फिर खड़ा किया जाए, किस तरह बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी जो जितने सेक्टर्स हैं उनको खड़ा करने के समय ये भी सोचा गया कि कृषि क्षेत्र के लिए एक बूस्टर टाइप डोसेज चाहिए, क्योंकि किसानों की जो इनकम है 2 गुण करना है। इसलिए ये 3 कानून की बात आई। ये 3 कानून जो है वो केवल यही है कि किसानों को अपने रेगुलर मंडी के अलावा और एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। नंबर 2, जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे पहले कुछ राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन जमीन सुरक्षा है। और तीसरा ये था, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसके वजह से अगर गोडाउन भरे हुए हैं, एक कोटा तक आप रखेंगे तो किसान की जो पैदावार है उस खरीदने में दिक्कतें हो रही जी। तो इसमें कहीं भी
कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं थी, कोई मंडियों को खत्म करने की बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह एक गुमराह किया गया किसानों को, विपक्ष ने किसान के नाम पे डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके किसान संगठन को इकट्ठा करके इस तरह की जो कोशिश की गई, जिसकी वजह से हमने देखा पिछले 2-3 महीने पहले पंजाब में शुरू हुआ, फिर जाके दिल्ली बॉर्डर में आके एक प्रकार से सिट इंडिया धरना देने की एक कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये करते करते हम आ गए जनवरी 26, जिस समय हमने देखा एक ट्रैक्टर रैली के नाम पे जो दिल्ली में जो दृश्य हुआ, टोटल कैओस और टोटल जो महम रहा। और इतना भी नहीं है, जाके लाल किले जो हमारे लिए बहुत पवित्र जगह है, जहाँ पे राष्ट्र झंडा का एकदम उचित स्थान है, वहां जाके इन्होंने अपने धार्मिक की झंडा लगाए, कई ऐसी विवादक स्लोगन्स भी दिए और इसमें पुलिस के साथ मारपीट किए। और इस सारी चीजों में अगर आप देखेंगे केंद्र सरकार बहुत सक्षम बरसाए, हमारी दिल्ली पुलिस भी सक्षम बरसाए, क्योंकि यही था कि किसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसान भाई के अंदर जो भ्रम है उसको दूर करनी चाहिए। ये सारे कोशिशें, इसीलिए आज आपने देखा होगा ज्यादातर फोकस राष्ट्रपति जी के आज अभिभाषण में किसान को लेकर है, किसान कानून को लेकर है, और साथ साथ जो साल भर या उससे पहले भी जो काम सरकार ने किया है, खास करके बीज से लेकर बाजार तक की जो कार्यक्रम है, और किसान रेल जो है, ऐसी कई चीजों की इसमें जिक्र आई है। यही केवल मैसेज देने के लिए हमारे किसान भाई के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, आगे जो फ्यूचर जो है वो एकदम उज्जवल है। जी बिल्कुल, और इसी उज्जवल भविष्य की भी बात कर रहे थे राष्ट्रपति। हितेश शंकर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जिस तरीके से राष्ट्रपति ने कहा और ये संतोष जताया कि विकट परिस्थितियों में सरकार ने समय पर जो कदम उठाए उसको लेकर मुझे पूरी तरह से संतोष है, और उसका परिणाम जो है अब वो अर्थव्यवस्था की रिकवरी के रूप में या उसकी ग्रोथ के रूप में दिख रहा है, या हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी के रूप में दिख रहा है। निश्चित ही अमृता, इसमें कोई दो राय नहीं। आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को यदि हम देखें तो उसकी समग्रता में उसके बिंदुओं को जोड़ें, उसमें सारे संकेतक, सारे इंडिकेटर्स हैं, और जो सुधार के संकेत हैं वो सिर्फ भारत देख रहा है, सरकार देख रही है, राजनीतिक तौर पर देखे जा रहे हैं, ऐसा निश्चित ही नहीं है। आप वैश्विक वित्तीय संस्थानों के आकलन देखेंगे, कल परसों में जो गीता गोपीनाथन की रिपोर्ट है वो मैंने देखी है, और दुनिया भारत को जिस आशा की नजर से देख रही है, तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी परीक्षा का समय था, जो परीक्षा भारत ने सबसे ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण की है, और ये रिजल्ट आने पर लगेगा, मगर परफॉर्मेंस देखकर ये लग रहा है, चाहे हमारा कोविड प्रोग्राम की बात हो, और चाहे जो पिछड़े क्षेत्र थे, हाशिए की जो आवाजें थी, उनको कनेक्ट करने का, उनकी सुविधाएं देने का जो काम था, जेटली जी ने पहली बार इस के तो उसमें 20,000 करोड़ का सिंचाई के लिए प्रावधान किया था। यानी किसान की चिंता तब भी थी, मजदूर की चिंता तब भी थी, मनरेगा की चिंता, लोगों ने कहा था कि मनरेगा बंद हो जाएगा, नहीं हुआ मनरेगा बंद। उल्टा पिछले जो सबसे ज्यादा संघर्ष का समय था, आप याद देखिए कि 8 महीनों तक ये 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना सुगम कार्य नहीं था, सहज कार्य नहीं था। आज राष्ट्रपति जी ने इसका उल्लेख किया है। मुझे लगता है दुनिया भर में इतने लोगों की इतनी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। और रोजगार सृजन की बात करें, जिस समय लोगों के काम धंधे पिट गए थे, कारखाने बंद थे और कुछ नहीं चल रहा था, तब आप याद कीजिए लॉकडाउन का जो दूसरा जो सर्कुलर आया था गृह मंत्रालय से, उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, जिसमें सड़क बनाने का काम, गिट्टी कुटाई का काम, मनरेगा से जुड़े हुए अन्य अन्य काम इसमें जोड़े गए थे। यानी ग्राम पंचायतें उसमें काम कर सकती हैं। इसकी वजह से 50 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर रोजगार का सृजन हुआ है। ये सारे काम जो नंबर्स में गिने जा सकते हैं, जो टेंजिबली मापे जा सकते हैं, वो काम भारत ने किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि परीक्षा जितनी बड़ी होती है, अगर कोई पार करता है तो वो उतना ही चमक के निकलता है। हीरा कठोर होता है, मगर अगर उसकी घिसाई ना हो, कटाई ना हो, छिलाई ना हो, तो ये कटाई, छिलाई, घिसाई थोड़ा कष्ट तो देती है, मगर अंततः चमक भी उसी हीरे की बढ़ती है। भारत की चमक आज वैसी ही चमक है, और वो चमक दुनिया देख रही है। आज उसी के हम कह सकते हैं कि ग्लिम्पसेस या उसकी झलकियां आज हमने देखी हैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में। जी बिल्कुल शेखर जी, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि जितनी कठिन चुनौतियां, सफलता भी दरअसल उनको पार करने के बाद उतनी ही बड़ी हो जाती है। शेखर अय्यर जी,
आज भारत एक वो दौर भी था जब भारत जैसे देश के लिए कोरोना महामारी में कहा जा रहा था कि भारत की क्या स्थिति होगी, या बहुत सारी आशंकाएं थी कि क्या स्थिति होगी भारत की, जहां बड़े बड़े देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डगमगा गए थे। लेकिन भारत ने इस आपदा को जिस तरीके से अवसर में बदला, आज वो दिन आ गया है जब पूरी दुनिया वैक्सीन हब के रूप में भारत की ओर देख रही है। आज वो दिन आ गया है जब भारत न सिर्फ अपने देश के नागरिकों को वैक्सीनेशन प्रदान करा रहा है, बल्कि दूसरे देशों में भी सप्लाई कर रहा है। ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो भारत की जिस तेजी से बढ़ रही है, आज राष्ट्रपति जी ने भी अपना इस पर पूरा फोकस किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये केवल वैक्सीन डिप्लोमेसी नहीं है। भारत पूरी विश्वास करती है वसुधैव कुटुंबकम, जो उनकी जो एक हमारी कोर फिलॉसफी रही है, कोर अप्रोच लाइफ की, जो आप कहिए आर्ट ऑफ लिविंग कहिए, जो भी कहिए, उस कोर बिलीफ से ही आता है। ये डिप्लोमेसी नहीं है, क्योंकि जब शुरू हुआ था, जब कोरोना शुरू हुआ था, हमारे पास जब तक हमें वो संकेत आने लगे कि भारत में भी इसका संक्रमण बढ़ गया है, वो हो गया था तब तक फरवरी मार्च हो गया था। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं थे, हमारे पास पीपीपी नहीं थे, वेंटिलेटर की कमियां थी। लेकिन जिस तरह आत्मनिर्भरता के एक प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर जिस तरह सब लग गए थे, पहले आपके जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो बहुत जरूरी था डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, वो तैयारी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ वेंटिलेटर शुरू हो गई थी, और साथ साथ मई जून महीने ही आपने देखा है कि प्रधानमंत्री की जी ने अनेक मीटिंग लिए जिसमें वैक्सीन पर जोर लगाया गया, और तब से शुरू हो गया था। जब मुझे नहीं लगता और कहीं भी वैक्सीन को लेकर इतनी बात नहीं थी, लेकिन बात शुरू हो गई थी। और लगातार उसके बाद जिस तरह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के ऑफिस जो कोऑर्डिनेशन में लगे थे राज्य सरकार के साथ, उसका नतीजा ये हुआ, इतनी बड़ी, मतलब देश में जो अगर मोर्टालिटी रेट देखेंगे, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, वो अगर संख्या देखेंगे पॉपुलेशन से अनुसार, मतलब पॉपुलेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे, 130 करोड़ जो जनसंख्या है, उसमें अगर डेथ की रेट अगर देखें केवल 1.5 लाख, जब अमेरिका में आप देखिए 4 लाख पहुंच गया था, जब पॉपुलेशन इतनी नहीं है। तो जो कदम सरकार ले सकती है, सरकार ने ली। और साथ साथ जिस तरह देश भर में एक मैं मानता हूं एक प्रकार से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो था, जैसे कोई बड़ा मूवमेंट हो रहा है, जैसे हमने स्वाधीन संग्राम देखा या स्वच्छ भारत के एक अभियान देखा, उस तरह के एक अभियान के तौर पर डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स सब लग गए थे। उसी समय आपकी माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम शुरू हुई, लोग अपना काम के जगह छोड़ के अपने गांव लौटना चाहते थे। उस समय जिस तरह पब्लिक की तरफ से भी जो खाना देने का काम शुरू हुआ, रहने का काम शुरू हुआ, पानी देने का काम शुरू हुआ, ये बहुत बड़े ये में हुआ। साथ साथ सरकार ने भी ये तय किया 80 लाख लोगों को मतलब अनाज और दाल और जो भी ये दे सकते हैं, और हाथ में पैसे भी कई जगह पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। तो अगर आप देखेंगे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसको इग्नोर किया गया। और साथ में लगातार वो कैंपेन कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूर रखिए, उसका नतीजा है आज ये है कि एक तरफ हमने ये इसकी जो संक्रमण की कंट्रोल किया हमने, दूसरी तरफ हमारी वैक्सीन भी रेडी है, उसकी बड़ी विश्व में सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम वो शुरू हो गया है। और हमने जो हमारे पड़ोसी देश है जो हमसे मांग रहे थे, हमारी सहायता मांग रहे हैं, उनको हम ऑलरेडी फर्स्ट लॉट दे दिए। और ऐसी भी दूर देश है जैसे ब्राजील है, ब्राजील ने हमको एसओएस किया, और इतने भी हमारी भी रिक्वायरमेंट थी, फिर भी हमने कम से कम 20 लाख की वैक्सीन वहां भेज दी, जिसको ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा है ये हमारे लिए ये संजीव जड़ी बूटी है, जैसे हनुमान जी ने लेके गया था। तो इससे लग रहा है कि भारत अपनी जो लीडरशिप है, अपनी जो नेतृत्व है, विश्व में जो नेतृत्व है, उसकी जो दायित्व है उसको निभाया है। ये सारे चीजों को प्रेसिडेंट ने आज जिक्र करते ये कहा है कि कोरोना का पैंडेमिक का जो वर्स्ट पीरियड है वो खत्म हो चुका है, और आने वाले 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने में पूरी नॉर्मलसी आ जाएगी, क्योंकि साथ साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी जारी रहेगा। और इसी समय हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी की जो पहले जो दिक्कतें थे वो भी हट रहे। जो पहले जो लग रहा था ग्रीन शूट्स है, वो आज हमें लग रहा है कि वो पेड़ की ओर बढ़ने की बहुत संकेत मिल रहा है। वही बात आज इकोनॉमिक सर्वे में भी इंडिकेट किया गया कि भारत की ग्रोथ हो सकती है, 11% हो सकती है। तो इसीलिए हमें
जो राष्ट्रपति के भाषण में यही बार बार की जो पॉइंटर है या जो बिंदु है यही है कि हमें निराशा होने की कोई बात नहीं है। हमारे जितनी समस्या है उतनी समस्या को सोल्यूशन देने के लिए, ढूंढने के लिए और कार्रवाई करने के लिए कई कार्यक्रमों को वो चीजें जारी है। इसीलिए तो सिंचाई की भी बात की गई है उसमें जी। और उससे और भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पीने पानी का पाइप वाटर सप्लाई का जो कार्यक्रम है, जल शक्ति जो मिशन के रूप में जो चल रहा है उसमें कितने लोग कवर हुए हैं। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसी के दौरान हमने देखा है एक मतलब कोरोना के समय में कई चीजें हुई है। उसमें दूसरा है नई शिक्षा पॉलिसी, जो शिक्षा पॉलिसी दोबारा उस प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस देने की जो कोशिश हो रही है। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको मतलब इससे लग रहा है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सरकार ने जानबूझ के इग्नोर किया हो, ऐसा नहीं है। तो सरकार ने बहुत कोशिश की। अच्छा, इसी के दौरान में आपने देखा जो सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हुए, जैसे हमारे लद्दाख बॉर्डर पे, जिसको हमें अचानक इसी समय जब आर्थिक संकट एक तरफ है, एक तरफ कोरोना की है, उसी समय हमने देखा कि एक पड़ोस देश ने जो लद्दाख में एक एडवेंचर करने की जो कोशिश की उसको भी हमने रोका है। और सबसे अच्छी बात है कि उसी लद्दाख में हमने देखा कि वहां की लोकल काउंसिल की चुनाव हुई और साथ में जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी वहां में चुनाव हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिस चुनाव में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी रूप में थी और एक प्रकार से आर्टिकल 370 को हटाने की जो फैसला था बहुत एक मैं मानता हूं कि बहुत जिसको बोल्ड डिसीजन कहते हैं लोग, उस डिसीजन का एक प्रकार से एंडोर्समेंट भी मिला है अमृता जी। बिल्कुल, कई बोल्ड डिसीजन जो थे वो सरकार ने लिए और इसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी किया है। और जैसा कि निराशाओं के दौर में भारत ने आशा की जो किरण दिखाई है और यही वजह है कि आज पूरा विश्व आशा और उम्मीदों के साथ भारत की ओर देख रहा है। हितेश शंकर जी, इकोनॉमी की बात भी हम कर रहे थे, शेखर अय्यर जी ने भी उसका जिक्र किया। हमने देखा कि IMF ने भी जो अनुमान जताया है, सबसे तेज ग्रोथ रेट जो है 11.5 के साथ अगले वित्त वर्ष में, उसके साथ ही साथ जो वी शेप रिकवरी की भी बात पिछले दिनों में आई है, यानी कि अर्थव्यवस्था जिस तेज गति से इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आगे बढ़ रही है, सरकार की जो नीतियां रही, सरकार की जो पॉलिसीज रही, उसके योगदान को आप कैसे देखते हैं? और राष्ट्रपति जी ने भी इसका जिक्र किया है। देखिए, आंकड़े तो बहुत हो जाएंगे, मगर इस सफलता के लिए जो पीछे आधार बना वो राजनीतिक दर्शन की एक वो व्याख्या है जिसकी भारत को वास्तव में जरूरत है। अंत्योदय, यानी कतार में सबसे पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसका विकास कैसे होगा, उसकी चिंता कैसे होगी। जो गांधी जी का जंतर हम लोग किताबों में पढ़ते थे उसमें भी यही बात थी कि जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना है और असमंजस की स्थिति है तो आप ये सोचिए कि मेरे इस फैसले का आपने जो सबसे गरीब व्यक्ति देखा है उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा होगा, कुछ बेहतरी होगी। तो उस दिशा में चलता हुआ ये भारत लग रहा है। जैसे जो शेखर जी बता रहे थे, मैं एक उदाहरण देता हूं, आयुष्मान भारत। आज राष्ट्रपति जी ने भी उसका उल्लेख किया। आयुष्मान भारत से जो कमजोर आर्थिक स्थिति के लोग हैं उनको कितना बड़ा लाभ पहुंचा है। अगर आंकड़ों को गिने तो 30,000 करोड़ रुपए गरीबों के बचे हैं इलाज पर। ये चिंता बहुत पहले हो सकती थी, मगर ये चिंता इस सरकार में होने लगी, ये अच्छी बात है। और इस कोरोना काल में तो हम ये कहते हैं कि वो जो देश एक पीपीई किट जहां पर नहीं थी, उस समय पर मास्क की उत्पादन नहीं था, वो 20-20 देशों की मदद कर रहा है। और ब्राजील जैसे हनुमान जी का संजीवनी बूटी के साथ वो ले जाते हुए पर्वत के साथ वो चित्र ट्वीट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भारत ने राजनय को तो नई प्रतिष्ठा दिलाई है, मगर उसके साथ उसकी लीक बिल्कुल वही सांस्कृतिक लीक है जिसमें हर व्यक्ति की चिंता करना और बड़ी से बड़ी चुनौती के लिए, परीक्षा के लिए कठिन वक्त में तैयार रहना। मुझे दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि कड़ा वक्त तो होता है मगर वो गुजर जाता है और आगे जो है चीजें ठीक होती हैं। और बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो आगे जो होने वाला है अच्छा, वो ये IMF देख रहा है, उसी की तस्दीक जो है वो ये आंकड़े कर रहे हैं। भारत ने इस समय अपने भविष्य की पटकथा लिखी है, ऐसा मुझे लगता है।
बिल्कुल, ये पटकथा लिखी और ये पटकथा सिर्फ अपने लिए ही नहीं लिखी, जिस तरीके से कि भारत का हमेशा से रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः और पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में मानना, और जिस तरीके से भारत ने विपरीत परिस्थितियों में अपने साथ साथ दूसरे देशों की, अपने सहयोगियों की और अपने दोस्तों का भी सहयोग किया है, वो निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी देश को दिला रहा है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शरीक होने के लिए। समय बस यहीं समाप्त हो रहा है आज की चर्चा में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।